हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं शीतल शर्मा, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का 4th लेसन मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य और उसके प्रभाव। और आज का हमारा टॉपिक है महाराणा प्रताप। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत राजस्थान के सबसे शूरवीर योद्धाओं में जिनका नाम गिना जाता है। हमने पिछली क्लास में रावचंद्र सेन पढ़ा था और रावचंद्र सेन के बाद में मुगलों से कड़ी टक्कर लेने वाला और आजीवन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला शासक कौन था? महाराणा प्रताप। कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं महाराणा प्रताप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अकबर के द्वारा चित्तौड़ आक्रमण और जयमल पत्ता का प्रतिरोध। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ये बात हो रही है चित्तौड़ पर आक्रमण। महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता। देखिए, महाराणा प्रताप के पिता जो थे उदय सिंह, इन पर अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है ना, यहाँ पर जो ये बात चल रही है अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण, ये बात चल रही है महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के काल में। ठीक है ना, ये आक्रमण कब हुआ था? 1587 ईस्वी में। कब हुआ था? सॉरी, 1567 ईस्वी में, 67 में। ठीक है ना, 1567 की बात है ये, जिस समय मुगल शासक अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था मेवाड़ के शासक उदय सिंह पर। ठीक है ना, अकबर जो कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और संपूर्ण मेवाड़ रियासत को मुगल साम्राज्य में शामिल करना चाहता था। उस समय वहां का शासक था महाराणा उदय सिंह और 1567 ईस्वी में यानी 1567 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह पर अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया। अब यहाँ पर जिस समय मुगल सेना मेवाड़ में आई, उस समय यहाँ के सरदारों ने महाराणा उदय सिंह को तो वहां से भगा दिया कि भाई आपकी जान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम मेवाड़ के जो शासक है उनके लिए उनके जीवन के साथ में हम खिलवाड़ नहीं कर सकते और मुगल सेना जो है वह यहाँ पर युद्ध करने के लिए आ रही है, तो उदय सिंह को तो सुरक्षित यहाँ से बाहर भिजवा दिया जाता है। और उदय सिंह के जो दो सेनापति, नाम याद रखने आपको, कौन है? जयमल और पत्ता। देखो, बहुत अच्छे से याद करना है। पिछली क्लास में हमने राव मालदेव के दो प्रमुख सेनापति, वीर सेनापति याद किए थे हमने, जेता और कुंता। ठीक है ना, तो ऐसे सेनापति कई बार पूछे जाते हैं कि ये दोनों सेनापति किस शासक के थे। तो यहाँ पर जयमल और पत्ता जो है वह किसके प्रमुख सेनापति थे? महाराणा उदय सिंह के प्रमुख सेनापति थे। इन दोनों के द्वारा युद्ध किया जाता है। कौन है दूसरी तरफ? मुगल सेना, अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना, और ये लड़ रहे हैं उदय सिंह की तरफ से। दोनों के मध्य 1567 में संघर्ष होता है, युद्ध होता है। युद्ध का बड़ी वीरता के साथ में जयमल और पत्ता के द्वारा प्रतिरोध किया जाता है मुगल सेना का। काफी लंबे समय तक, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 4 से 6 माह तक ये युद्ध लड़ता है। इस युद्ध में जयमल और पत्ता अपने अंतिम समय तक, ठीक है ना, अपने अंतिम समय तक युद्ध करते हैं और ये दोनों इस युद्ध के दौरान शहीद हो जाते हैं। ठीक है ना, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अकबर इनकी वीरता से इतना प्रभावित होता है, इनकी वीरता से, कि वाकई में इनकी वीरता बहुत ही उसको प्रभावित कर गई। 1568 में इनकी मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद में ही मेवाड़ पर, यानी चित्तौड़गढ़ पर, सॉरी, मेवाड़ का जो चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है उस पर किसका अधिकार होगा? अकबर का अधिकार होगा। और वह इससे इतना प्रभावित हुआ कि इनकी याद में, किसकी याद में? जयमल और पत्ता की याद में अकबर के द्वारा आगरा के दुर्ग के आगे क्या है? इनकी प्रतिमाएं, प्रवेश द्वार पर इनकी प्रतिमाएं, इनकी मूर्तियां जो स्थापित की जाएगी। कहां पर? आगरा दुर्ग पर, आगरा दुर्ग के प्रवेश द्वार पर, आगरा दुर्ग के प्रवेश द्वार पर प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। लेकिन कट्टरपंथी जो आएगा औरंगजेब, वो इनकी मूर्तियों को तोड़वा देगा। ठीक है ना, स्थापित तो कौन कराएगा? अकबर के द्वारा स्थापित की जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो युद्ध हुआ है, ये हुआ है महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ है, जिसमें जयमल और पत्ता जो है वीर गति से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और अकबर का चित्तौड़ पर 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है ये हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये स्थापित तो किसके द्वारा होगी? अकबर के द्वारा स्थापित होगी। और हटाया किसके जाएगा? जो कि
कट्टर मुस्लिम है, धर्मांध व्यक्ति हम जिसको कह सकते हैं, कौन है? औरंगजेब। उसके द्वारा ये प्रतिमाएं आगरा के किले के प्रवेश द्वार से हटा दी जाएगी, ठीक है ना, औरंगजेब द्वारा हटा दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हुआ ये अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर पहला आक्रमण 1567 में। 1568 में उसका अधिकार हो जाएगा और जयमल प्रताप शहीद हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं प्रताप का प्रारंभिक जीवन और उसका राज्यारोहण। प्रारंभिक जीवन व राज्यारोहण। ओके, प्रताप का प्रारंभिक जीवन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रताप का जन्म। प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी में। कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ठीक है ना। इसकी तिथि भी याद रखनी है आपको, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। कब हुई? जन्म कब हुआ? ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। ओके, 9 मई 1540 ईस्वी में। कहां पर हुआ? कौन से दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। याद रखना है आपको, कौन से दुर्ग में? स्थान याद रखना है, जन्म का स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग में इसका जन्म हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग अगर आपसे पूछे तो कहां पर है? राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुंभलगढ़ है। उस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही इसका जन्म हुआ। अब आपको ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? उदय सिंह, ठीक है, और माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। अखेरा सोनगरा की पुत्री जो थी जयवंता बाई, ठीक है ना, इनकी संतान थी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की क्या है, और पत्नियां भी थी, ठीक है ना, और पत्नियां थी। हालांकि सबसे बड़ा पुत्र तो कौन था? महाराणा प्रताप ही था, उदय सिंह का। लेकिन उदय सिंह की एक अन्य पत्नी थी जिसका नाम था धीर कंवर। क्या नाम था? धीर कंवर। अन्य नाम था, सॉरी, अन्य पत्नी थी जिसका नाम था धीर कंवर। धीर कंवर का जो पुत्र था जिसका नाम था, इससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था जगमाल, ठीक है ना। उदय सिंह का जो अन्य पत्नी से जो पुत्र था उसका नाम क्या था? जगमाल। अब धीर कंवर का प्रभाव क्या है? उदय सिंह पर सबसे ज्यादा था, वो उनकी प्रिय रानी थी। इसलिए धीर कंवर ने क्या है, ज्येष्ठ पुत्र तो महाराणा प्रताप है, लेकिन उसके बाद भी जगमाल को उत्तराधिकारी बनाने के लिए धीर कंवर ने उदय सिंह पर अपना पूरा प्रभाव डाल दिया और उसको राजी कर दिया कि वह अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित करे? जगमाल को घोषित कर देवे, ठीक है। और उदय सिंह जो है वह धीर कंवर की बात को स्वीकार कर लेता है और अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त कर देता है? जगमाल को मेवाड़ का भावी उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, ठीक है ना। अब जिस समय उदय सिंह की मृत्यु होगी तो उदय सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठ जाता है? जगमाल बैठ जाता है। लेकिन मेवाड़ के जो अन्य सरदार हैं, सामंत हैं, वो जगमाल को शासक बनाने के पक्ष में नहीं थे। वो किसको सरदार बनाना चाहिए? जो ज्येष्ठ पुत्र है, जो योग्य पुत्र है, कौन है? महाराणा प्रताप। इसलिए जगमाल के गद्दी पर बैठ जाने के बाद भी जो सारे सामंत और सरदार हैं वह सब किसका समर्थन करते हैं? महाराणा प्रताप का। और 28 मई 1572 ईस्वी में, कब? 28 मई 1572 ईस्वी में होली के दिन, कई बार पूछा जाता है कि होली के दिन किस शासक का राज्यारोहण हुआ, राज्याभिषेक हुआ, ठीक है ना। तो होली के दिन राज्यारोहण किसका हुआ था? महाराणा प्रताप का, ठीक है ना। तो 28 मई 1572 ईस्वी को सारे सामंत और सरदारों के द्वारा महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया जाता है। और अगर पूछा जाए स्थान तो कहाँ किया जाता है? गोगुंदा में। कहाँ किया जाता है? गोगुंदा में। गोगुंदा अगर आपसे पूछे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो वह है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी चीज याद रखनी है। जन्म स्थान, जन्म भी कई बार पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, तो 9 मई, क्योंकि हमेशा प्रताप जयंती बनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो डेट के साथ में याद रखना है। बाकी सबका तो हम सन याद करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के जन्म में हमको डेट के साथ में याद रखना है, ठीक है ना। तो 9 मई 1540 ईस्वी में आपको जन्म याद रखना है। और राज्यारोहण अगर आपसे पूछे तो 28 मई 1572 ईस्वी को, और कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था, ठीक है ना। अब जिस समय महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा तो जगमाल, इनके जो भाई वगैरह थे, उनको विरोध का सामना करना पड़ा, ठीक है ना। इनको शासन पर बैठते काफी सारी प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, ठीक है ना।
और उन कठिनाइयों को सहन करते हुए ही उन्होंने ये प्रण लिया था कि एक तरफ से तो मुगलों के आक्रमण हो रहे हैं, दूसरी तरफ भाइयों के आक्रमण हो रहे हैं, भाई जो है वह अकबर की शरण में चले गए थे। ऐसे में उन्होंने ये कसम खा ली थी कि जब तक मैं मेवाड़ पर मुगलों के आधिपत्य को, जो चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था अभी तक, तो उसको जब तक वापस नहीं ले लेता, मुगलों की अधीनता मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और किसी भी जो ऐशो आराम की जो चीज़ें हैं, जैसे कि भी पत्तल दूनों में खाऊंगा, जो पंच धातु के जो बर्तन वगैरह होते हैं उनमें मैं नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, राजमहलों में निवास नहीं करूंगा, जो आसान सैया होती है, पलंग होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर मैं सोऊंगा नहीं। तो इस प्रकार की उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन, उन्होंने जंगलों में, कि मैं एकदम बिल्कुल सादा जीवन जो है वो व्यतीत करूंगा, ठीक है ना, दूने पतलों में खाऊंगा, चांदी के और आभूषण वगैरह नहीं पहनूंगा, ऐसे बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा जो कि बहुत ही कीमती होते हैं, उन पे मैं भोजन नहीं करूंगा। अब यहाँ पर बात शुरू होती है, अकबर जो कि चित्तौड़ पर अधिकार कर ही लिया था उसने, अब वह पूरे मेवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। तो अकबर जो है वह सबसे पहले महाराणा प्रताप के पास में अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दूत भेजता है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल या 4 दूत भेजे जाते हैं, 4 शिष्टमंडल भेजे जाते हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, जमा भाटो। क्या याद रखोगे? जमा भाटो। ज से याद रखना है आपको जलाल खां कोर्ची। सबसे पहले किसको भेजेगा? जलाल खां कोर्ची को भेजा जाएगा, उसके सिंहासन पर बैठते ही 6 माह में ही, ठीक है ना। जलाल खां कोर्ची को भेजा जाएगा 1572 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद सारे 1573 ईस्वी में भेजे जाएंगे तीनों। माँ से आएगा जमा भाटो, ज माँ से हो जाएगा मान सिंह। दूसरा किसको भेजा जाएगा? मान सिंह को भेजा जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए पूरी आप पढ़ोगे तो डिटेल में काफ़ी डिटेल मिलेगी आपको इसमें, कि वो खाने के लिए जाता है, इसके साथ खाना नहीं खाता है, इस तरह की काफ़ी सारी कहानी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जमा भाटो, भ से है, कहीं पर नाम मिलता है भगवान दास और कहीं पे नाम मिलता है भगवंत दास, दोनों सेम है, ठीक है ना। ओके, और सबसे लास्ट में भेजते हैं टोडरमल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है जमा भाटो, ठीक है ना। जमा भाटो से याद रखोगे। जो 4 दूत का क्रम पूछा जाता है, कई बार कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करने के लिए किन 4 दूतों को भेजा गया था। तो जमा भाटो सीक्वेंस आपको याद आ जाएगी। जलाल खां कोर्ची 1572 ईस्वी में, मान सिंह 1573 ईस्वी में, भगवान दास 1573 ईस्वी में और टोडरमल भी 1573 ईस्वी में। लेकिन इन 4 शिष्टमंडल के बाद भी महाराणा प्रताप के द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की जाती है, ठीक है ना। महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। अब अंतिम उपाय क्या रहेगा? युद्ध, ठीक है ना, कि भाई उसके सामने सारे शिष्टमंडल भेज दिए हैं उससे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए, लेकिन वह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब अकबर के पास में अंतिम उपाय क्या रहेगा? महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करना। अब दोनों के मध्य क्या होगा? हल्दी घाटी का युद्ध होगा। इस युद्ध से पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी चीज बता देती हूँ। यहाँ पर अब यहाँ पर जो उपाय रहता है तो वो क्या करता है? युद्ध की तैयारी करता है। युद्ध की तैयारी के लिए वह महाराणा प्रताप के खिलाफ जो सेना भेज रहा है उसका नेतृत्व किसको सौंपता है? मान सिंह को। किसको? मान सिंह को सौंपता है। पहली बार ऐसा हुआ कि बाकी अन्य जो सैनिक होंगे वो तो सारे मुगल सरदार होंगे, मुगल सारे सैनिक होंगे। पहली बार ऐसा होगा यहाँ पर मुगल दरबार के इतिहास में कि इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व, मुगल सेना का नेतृत्व एक हिंदू राजपूत के हाथों सौंपा गया। तो काफ़ी सारे जो मुगल दरबारी थे, मुगल सरदार जो थे, वैसे खुश भी नहीं थे। इसका उल्लेख कौन करता है? उस समय का एक मुस्लिम इतिहासकार जिसने पूरे हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। कौन था? बदायूनी। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम इतिहासकार जिसने उसका आंखों देखा हाल का वर्णन किया है, कौन है वह? बदायूनी, ठीक है ना। तो मान सिंह जो है वह यहाँ पर सेना का नेतृत्व करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर सेना को 2 भागों में, यही जो सेना का
पूरा योजना जो बनाई जाती है वो कहाँ बनाई जाती है? अजमेर दुर्ग में। कहाँ बनाई जाती है? अजमेर दुर्ग, जिसको मैगजीन का दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि मैगजीन का दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है, तो अजमेर दुर्ग को मैगजीन का दुर्ग भी कहा जाता है। ओके, तो इस दुर्ग में पूरी योजना बनाई जाती है। ध्यान रखना है आपको, हल्दीघाटी युद्ध की योजना किस दुर्ग में बनाई गई? अजमेर दुर्ग के अंदर बनाई गई। ओके, नेतृत्व मानसिंह को सौंपा, सेना को 2 भागों में बांट दिया। 2 भाग में क्या होंगे? 2 भागों में विभाजन में एक तो होता है सेना का अग्रभाग, ठीक है ना, जिसको हरावल भाग कहते हैं, और दूसरा होता है पिछला भाग, जिसको चंदावल भाग कहते हैं, ठीक है ना। 2 भागों में वो सेना को बांटेगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, सेना का जो हरावल भाग है, हरावल भाग का मतलब उसका जो अग्रिम भाग है, उसका नेतृत्व तो किसके हाथों में रहेगा? सैयद हाशिम के हाथों में। किसके हाथों में? सैयद हाशिम, ठीक है ना। हरावल भाग का मतलब आपको ध्यान रखना है, सेना का जो अग्र भाग होता है, आगे का जो भाग होता है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ ध्यान रखना है चंदावल भाग, चंदावल भाग यानी पीछे का भाग, इसका नेतृत्व कौन करेगा? माधो सिंह। माधो सिंह कच्छावा है, माधो सिंह कच्छावा द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। तो इस प्रकार ये सारी योजना जो है वो अजमेर दुर्ग के अंदर बैठकर बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।